नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां 5 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। तो वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने मंदिर में विधिवत दर्शन कर आशीर्वाद लिया है। तो वहीं प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना उनकी ओर से की गई। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच माहौल पूरी तरह से भक्ति में नजर आया। और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे जनादेश और संगठन की मजबूती का परिणाम बताते हुए कहा कि जनता का विश्वास ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। और जहां पूजा के बाद उन्होंने यह भी कहा है कि यह सफलता कार्यकर्ताओं की मेहनत और सरकार की जनसेवा की नीतियों का परिणाम है। जो हनुमान जी की आरती गावे बसी खबर देहरादून से ही है, जहां आयोजित समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अधूरे होमवर्क के साथ बैठक में पहुंचना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की पहली प्राथमिकता में से है और जहां जीरो पेंडेंसी के लक्ष्य के साथ ही काम किया जाना चाहिए। जनता को चूंकि सही समय पर उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर होनी चाहिए, जनता की सुनवाई होनी चाहिए और जो हमारे योजनाएं हैं वो योजनाएं समय पर धरातल पर उतरनी चाहिए। उनका टाइम बॉन्ड होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए और अधिकारियों को उसके लिए अपडेट रहना चाहिए। ये मैंने सभी अधिकारियों को कहा है और सभी विभागों को भी कहा है, जिनके विभागों में जो भी पेंडेंसियाँ हैं वो पेंडेंसियाँ समाप्त होनी चाहिए। नो पेंडेंसी हमारा जो है ध्येय वाक्य होकर उसको हमें अपने काम में लाना चाहिए। सर, पिछले साल अब खबर हल्द्वानी से है, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। और जहां उत्तराखंड में भी बीजेपी के समर्थन में इस जीत को खास तौर पर ऐतिहासिक बताया गया। और जहां इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय संगठन की रणनीति का परिणाम बताया हुए आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भूमिका को इस सफलता में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जहां उत्तराखंड के मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू का कहना है कि जिन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार किया वहां बीजेपी उम्मीदवारों को सफलता मिली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां भावना पांडे मामले से जुड़े खुलासों के बाद अब कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल भावुक नजर आए। जहां आपको बता दें कि उनकी ओर से बयान देते हुए समय उनकी आंखों में आंसू दिखाई दिए और जिससे कि उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी साफ तौर पर झलक रहा था। उन्होंने कहा है कि पिछले 1.5 महीने से वे स्वयं, उनका परिवार मानसिक तनाव से गुजर रहा था। और जहां गणेश गोदियाल ने कहा कि उन्हें भगवान पर अटूट विश्वास था और अंततः सच्चाई सामने आई है। और उन्होंने यह भी टिप्पणी की है कि भगवान ने समय रहते नकली लोगों का असली चेहरा दिखा दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। पार्टी का कार्यकर्ता हूं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा चलने वाला आदमी। मैं अपने काम से मतलब रखता हूं, लेकिन ये जरूर है और इस बात पर भी मैं विश्वास रखता हूं कि पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जो बेहतर से बेहतर हो, मुझसे जो बेहतर हो, वो इस जगह पर बैठ जाना चाहिए। मैं इस पर विश्वास रखता हूं और मैं अपने काम में विश्वास रखता हूं। जिस दिन मेरे खिलाफ ये बात आई सामने, मैंने उस दिन परमेश्वर को याद और मैं उस पर विश्वास करता हूं। मुझे ज्यादा मत पूछे, मैं भावुक हो जाऊंगा। मैं उतने दिनों से सो नहीं पाया। मैंने जो मेरे पे आरोप लगे, मैंने कभी उन आरोपों को मैं सोच नहीं सकता हूँ। हाँ, ये ठीक है, कहा गया कि उनके घर में मंगलवार को चिकन बना था, ये बना था, वो बना था। भाई, हम लोग पहाड़ी लोग हैं, हमारे यहाँ मंगलवार को पूजा होती है, देवी की पूजा होती है, मंगलवार शनिवार को ही होती है। मेरे घर में मेरे परिवार के लोग नहीं सो पाए। हमने जिंदगी में इस तरह की स्थिति को कभी फेस नहीं किया और इसके पीछे निश्चित रूप में साजिश है। निश्चित रूप में मैं भावुक आदमी हूँ, मत छेड़िए मुझे। और
ठीक है, मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने बहुत जल्दी पर्दाफाश कर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चल रही पवित्र चारधाम यात्रा के बीच अब सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। जहां एक और यात्रा श्रद्धालुओं की आस्था के साथ पूरे उत्साह से जारी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है और सत्ता पक्ष भी पलटवार कर रहा है। और इसी बीच बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से धर्म और आस्था में गहरी आस्था रही है। और जहां आपको बताते चलें कि उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी लगातार धार्मिक यात्राओं में भाग लेता रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश दौरे के बाद वहां श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि विपक्ष के पास आस्था की कमी है। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा है कि अगर कांग्रेस नेता यात्रा पर जाते भी हैं तो शायद वे शुद्धि की कामना करते हैं। और जहां आपको बताते चलें कि इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल पूरे तरीके से गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी तो हर हमेशा धर्म में विश्वास रहा है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हर हमेशा हमारे चार धामों के दर्शन करने के लिए गया है। और जब से मोदी जी आदि कैलाश गए हैं, पहली बार वहां पर आदि कैलाश जाके जो संदेश देने का काम किया, आप देखिए आज आदि कैलाश में भी तीर्थ यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जहां तक कांग्रेस का संबंध है, कांग्रेस के लोगों को तो इसमें आस्था ही नहीं थी। हाँ, अच्छी बात है अगर उनकी आस्था बढ़ रही है और अगर वो चार धाम की यात्रा कर रहे हैं और वहां जाके मोक्ष ही मिलेगा, कुछ न कुछ प्रायश्चित करने जा रहे होंगे या ये कहने जा रहे होंगे कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे। मैं समझता हूँ इसी उद्देश्य से ये चार धाम यात्रा पूरी है। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम की बोर्ड बैठक में मेयर के द्वारा किन्नर समाज को बधाई राशि के रूप में 5100 रुपए देने के फैसले को लेकर अब जहां एक और समर्थन सामने आया है, तो वहीं दूसरी ओर इस पर सियासी विवाद भी खड़ा हो गया है। जी हां, आपको जानकारी देते चले कि किन्नर समाज ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह उनके लिए सम्मान और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया सकारात्मक कदम है, जिससे कि समाज में खुशी का माहौल है। तो वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी पूरे तरीके से गर्मा गई है, क्योंकि राज्य मंत्री रजनी रावत ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यदि मेयर सौरभ थपलियाल इस निर्णय को वापस नहीं लेते हैं तो वह इस मामले को हाईकोर्ट तक जो है वो ले जाएगी। और जहां इस बयान के बाद नगर निगम के फैसले को लेकर बहस तेज हो गई है। किन्नर समुदाय की प्रारंभिक बधाई की धनराशि को लेकर लिए गए निर्णय का स्थानीय किन्नर समाज समर्थन एवं स्वागत करता है। इस पहल को समुदाय ने एक सकारात्मक और सराहनीय कदम बताया है, जिससे समाज में पारदर्शिता, सम्मान और आपसी सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय किन्नर समुदाय ने प्रतिनिधियों ने कहा कि यह निर्णय न केवल उनकी आजीविका को व्यवस्थित करने में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि समाज में उनकी गरिमा को भी सुदृढ़ करेगा। उन्होंने आशा जताई है कि इस प्रयास से भविष्य में भी जारी रहेंगे, जिससे समाज के सभी वर्गों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा। इस अवसर पर किन्नर समाज ने माननीय मेयर महोदय का आभार व्यक्त करते हुए यह कहा है कि उनके नेतृत्व में लिए गए यह निर्णय से एक नई दिशा मिली है। समुदाय ने नगर निगम प्रशासन के प्रतिनिधि धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यह पहल सामाजिक समावेश और सामान्यता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंत में किन्नर समाज देहरादून की जनता से अपील की है कि वह सकारात्मक बदलाव का समर्थन करे और समाज में प्रेम, सम्मान एवं सहयोग की भावना से आगे बढ़े। करने वाले जो बाहर से चोर आते हैं किन्नरों का भेष लेके, वो जबरदस्ती करके चली जाते और कर जाता है चोर, पकड़ जाता है दाढ़ी वाला। तो ये हिस्सा हमारे हो रखा। वैसे हमने सब किन्नरों को समझा रखे हैं
चोरों को हमने सपने हटा रखे। मेरे शहर में बहुत सुख शांति है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई थाना पुलिस है, ना कोई कुछ है। मैं डेली अपने चेलों के साथ में मीटिंग लेती हूँ। मेरे जिजबान को आप सताना नहीं, अपने प्यार से मेरा जिजबान जो बधाई दिएगा आप लेके आना। ये तो बेफालतू में मेयर साहब ने पता नहीं क्या करे हैं। आपत्ति में लगाऊंगी, मैं आई हूं नगर निगम में, इसकी सत्ता है, आपत्ति करूंगी मैं हाईकोर्ट तक पहुंचूंगी। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव ने प्रदेश के रोपवे के प्रोजेक्ट की विस्तृत समीक्षा की है। बैठक में तय किया गया है कि बिटकुल के रोपवे के लिए रेगुलेटरी बॉडी के रूप में कार्य किया जाएगा, और जिससे कि परियोजनाओं के संचालन और निगरानी में पारदर्शिता तो वहीं तेजी भी आएगी। जहां मुख्य सचिव ने यह भी निर्देशित किया है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जागेश्वर धाम परियोजना में रोपवे को शामिल किया जाएगा। बैठक में प्रदेश में रोपवे प्रोजेक्ट्स की प्राथमिकता तय करने के लिए एक उप समिति गठित करने पर भी निर्णय लिया गया, और साथ ही साथ मसूरी के रोपवे को लोअर टर्मिनल से भी जुड़ी अड़चनों को अगले 3 दिनों के भीतर संबंधित विभागों के द्वारा निस्तारित करने के निर्देशों को जारी किया गया है। खबर रुड़की से है, जहां मंगलोर में बस अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने एसएसबी की संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया है। और जहां आपको बता दें कि यह अभियान सुरक्षा के मद्देनजर चलाया गया, जिसमें कि मंगलोर के कोतवाली और कस्बा चौकी के पुलिसकर्मियों ने मिलकर बस अड्डे व आसपास के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान को चलाया। जानकारी देते चले कि इस दौरान आने जाने वाले वाहनों की गहनता से तलाशी ली गई, और जहां चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने वाहनों के कागजात भी जांचे, तो वहीं नियमों का उल्लंघन किए जाने पर कई वाहनों के चालान भी काटे गए हैं। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत रखना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर रोक लगाना है। खबर हल्द्वानी से है, जहां मीडिया सलाहकार समिति उत्तराखंड के नवनियुक्त उपाध्यक्ष ध्रुव रौतेला ने पद ग्रहण करते हुए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। जहां उन्होंने कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं को आम जनता तक प्रभावी तरह से पहुंचाना है, और साथ ही साथ पत्रकारों के हितों की रक्षा भी करना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे जल्द ही तहसील स्तर तक जाकर पत्रकारों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे, ताकि उनकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया जा सके। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, इसके 2 पार्ट हैं। सूचना के तंत्र को मजबूत किया जाएगा। पत्रकार हितों की रक्षा के लिए माननीय धामी जी की सरकार हमेशा खड़ी रही है, और एक सेतु का काम किया जाएगा पत्रकारों के और सरकार के समन्वय के लिए। साथ ही जो हमारा जनसंपर्क विभाग है, पब्लिक रिलेशन जिसे बोलते हैं, उसको मजबूत किया जाएगा। जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, प्रत्येक व्यक्ति तक, अंतिम छोर के व्यक्ति तक, वंचित लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि एक पत्रकार को ये जिम्मेदारी देकर माननीय धामी जी ने, जो मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं तहसील स्तर तक जाने वाला हूँ, अभी 9-10 महीने का समय शेष है। तहसील स्तर तक के पत्रकारों के दुख दर्द जो है, उनकी जो समस्याएं हैं, जिस विषम परिस्थितियों में कार्य करते हैं, उनको सुना जाएगा, और फिर अपने निदेशालय में बैठकर अपने महानिदेशक और सभी लोगों के साथ उसको एक नई पॉलिसी बना के उनके हितों के लिए धामी सरकार काम करेगी। साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, 13 जिला सूचना अधिकारियों को मैंने लिखा है कि वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्योर जर्नलिस्ट और ये यूट्यूबर और जो रील मेकर्स हैं, उसको भी हमारी सरकार इस बार डिफरेंशिएट करेगी कि जो रील मेकर यूट्यूबर है, क्या वो जर्नलिस्ट हैं या उस श्रेणी में आते हैं कि नहीं, जो लोगों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, और बहुत सारी चीजों में जो ये दिक्कतें आ रही हैं, इसको भी दूर किया जाए। हमारे पास कई अनेक संचार माध्यम है, आप देख रहे होंगे जितनी भी हमारी पॉलिसीज हैं सेंटर की, और जो धामी जी ने पहली बार हमारा एक गीत भी आपने सुना होगा, लंबी फेरिस्त है, जैसे कि पहली बार नेशनल गेम कराए और 6ठे स्थान पर उत्तराखंड रहा, पहली बार यूसीसी का कानून लागू हुआ। तो ऐसे कई चीजें हैं जो हमारे स्टेट ने की हैं, और निश्चित रूप से हमारे पास माध्यम बहुत है, रेडियो, अखबार, ये तो ट्रेडिशनल माध्यम है, टेलीविजन। उसके अलावा अब तो सोशल मीडिया आ गया है, और सारी चीजें हैं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाई जाएंगी पॉलिसीज।
तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, आप सुनिए। साथ ही आप सभी को भारत की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आइस रिंक, हिमाद्री आइस रिंक के जीर्णोद्धार की पहली वर्षगांठ की आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हिमाद्री आइस रिंक हमारे प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की शान है, जो हमारे खिलाड़ियों को अनेक विश्व स्तरीय सुविधाएं यहां पर प्रदान कर रही है। आइस रिंक की स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी, जिसमें सबसे पहले एशियन विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था, लेकिन उसके बाद के वर्षों में इसका सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पा रहा था और ये बंद पड़ी हुई थी। रख रखाव भी इसका सुनिश्चित नहीं हो पाया था, जिसके कारण से इसका संचालन नहीं हो रहा था। इसकी बदहाल स्थिति को देखकर हमने इस आइस रिंक को पुनः शुरू करने का संकल्प लिया, खिलाड़ियों को देश और दुनिया के समर्पित करने का निर्णय लिया और हमारी सरकार ने लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से पिछले वर्ष आज ही के दिन इसे देश और दुनिया के खिलाड़ियों को समर्पित किया था। साथ ही इसके संचालन के लिए, जैसा अभी विशेष प्रमुख सचिव खेल ने भी बताया, खेल मंत्री जी ने भी बताया कि यहाँ पर 1 मेगावाट सोलर प्लांट स्थापित करके हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया। मुझे गर्व है कि हमारे सामूहिक प्रयासों से और दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के आधार पर आज ये आइस रिंक एक बार फिर से प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन का साक्षी बन रहा है। साथियों, मुझे ये जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि बीते एक वर्ष में यहाँ नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप, एशियन ट्रॉफी, राष्ट्रीय आइस हॉकी लीग तथा महिला एवं बालक वर्ग की राष्ट्रीय टीमों के प्रशिक्षण शिविरों का सफल आयोजन हुआ है। साथ ही आज यहाँ पर हम सबने देखा विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने यहाँ पर बड़ा शानदार प्रदर्शन भी किया और विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी स्केटिंग एवं आइस हॉकी का यहाँ पर प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। यही नहीं, भारतीय आइस हॉकी टीम का प्रशिक्षण शिविर भी इसी रिंक में आयोजित किया गया है। ये भी हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि पिछले वर्ष अगस्त में इसी आइस रिंक के निर्माण के बाद भारत ने पहली बार, वैसे तो बहुत सारे काम पहली बार हो रहे हैं, राज्य निर्माण के बाद इन सालों में पिछले 4-5 वर्षों में अनेक काम पहली बार हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि एक खेलों का एटमॉस्फेयर यहाँ पर बना है। खेल खिलाड़ी, खेल विभाग, प्रशिक्षक, आम जनता, सब हमारे छात्र छात्राएं, युवा नौजवान सब एक में होकर आज देवभूमि को खेल भूमि के रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये काम भी पहली बार हुआ है। इसी प्रकार भारत ने पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी की सफल मेजबानी की है, जिसमें एशिया के 11 देशों से 200 से भी अधिक खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया था और अपना शानदार प्रदर्शन करके, उत्कृष्ट प्रदर्शन करके सभी को रोमांचित करने का काम किया था। मुझे भी उस ऐतिहासिक आयोजन का यहाँ पर साक्षी होने का अवसर मिला था। साथियों, आज जिस प्रकार भारत में आइस स्केटिंग, आइस हॉकी का क्रेज बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय में भारत शीतकालीन खेलों में भी एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरेगा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही, जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर स्तर पर अनेक कामों को आगे बढ़ाया
चाहे वो खेलो इंडिया हो, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रम हो, इनके माध्यम से खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का काम किया। और इन्हीं नीतियों का परिणाम है कि आज भारत खेलों के क्षेत्र में विश्व के सब मंचों पर, विश्व के हर मैदान पर अपनी मजबूत विशिष्ट एक पहचान बना रहा है, एक अलग पहचान बना रहा है। हमारे खिलाड़ी आज दुनिया का कोई भी मैदान हो, हर मैदान पर भारत का तिरंगा शान से लहराने का काम करते हैं। अपने खेलों के प्रदर्शन से देश और दुनिया को एक नई पहचान देने का काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो अब देहरादून से सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।